दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए। तो ये पूरा जानकारी एडीएस जो है वो पढ़ते हुए अपने अंदर लेता है। अब आप कहेंगे बैक सर बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं साबित कर देता हूँ। एक फाइल, सिर्फ एक फाइल, कोई डैमेज फाइल आप इसमें डाल करके देखिए। आपने देखा होगा कि जब 500 फाइल आप उठाते हैं एडीएस के अंदर 499 आ जाएंगे। अगर एक फाइल डैमेज है तो तुरंत आपने देखा होगा बिन के पास एक रेड कलर का क्रॉस का मैसेज दे करके और एरर दे करके रुक जाता है। दोस्तों, आज समय थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक ऐसी जानकारी आप लोगों से शेयर करूं जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। लगभग सभी जितने भी मेरे एडिटर बंधु हैं सभी लोगों को उसकी आवश्यकता होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है ये आपने थंबनेल देख करके ही लगभग अनुमान लगा लिया होगा कि वीडियो एडिटिंग करने में या करते समय टाइमलाइन का फंसना, बहुत ज़्यादा फंसना और बहुत ज़्यादा बफरिंग लेना। देखिए, ये मशीन के ऊपर डिपेंड तो करता ही है कि मशीन की आपकी जनरेशन क्या है, कितने कोर की मशीन है, कोर i7 है, कोर i5 है। मशीन की यानी कि पूरी कंप्लीट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको सुधारा भी जा सकता है कुछ सावधानियों को बरत करके। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि अगर दिमाग है आदमी के पास तो फिर मुर्गा भी अंडा देगा। तो ये कहावत बिल्कुल सही है और कुछ ऐसा ही जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जब आप वीडियो एडिटिंग के लिए अपना डेटा उठा करके टाइमलाइन पे लगाते हैं, चाहे वो किसी भी कैमरे का हो, स्टिल कैमरे का हो, वीडियो कैमरे का हो। स्टिल कैमरे का मतलब कि फ़ोटो ना समझ लीजिएगा। अब तो ट्रेंड चल चुका है कि जितने भी शादी शूट की जा रही है, बनाई जा रही है, मतलब शादियों को शूट किया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, लगभग स्टिल कैमरे से यानी कि फ़ोटो वाले कैमरे से। वीडियो कैमरे का लगभग मार्केट ख़त्म सा हो गया है। और पता नहीं आगे अगर कंपनी ने अपडेट की अपने क्वालिटी में तो फिर लोग उसको चलाएंगे, नहीं तो क्वालिटी अगर उन्होंने अपडेट नहीं की तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में वीडियो कैमरा मार्केट में रहेगा। स्टिल कैमरे पे सभी लोग आ गए हैं और स्टिल कैमरे पे इसलिए लोग आ गए हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी शार्प है। और जब स्टिल कैमरे से वीडियो शूट होकर क्या आती है, जैसे मान लीजिए 80D हो गया, 6D Mark II हो गया, वगैरह वगैरह तमाम सारे नंबर हैं। वीडियो शूट करने के लिए जो कैमरे की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे नंबर हैं। और जब उसका डेटा आप टाइमलाइन पर डालते हैं तो वीडियो कैमरे के मुकाबले, बड़े ध्यान से समझिएगा, समझेंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। वीडियो कैमरे के मुकाबले जो आपका स्टिल कैमरे का डेटा है वो ज़्यादा टाइमलाइन पे चिपक करके चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उस डेटा में क्वालिटी अधिक होती है। क्वालिटी इसलिए अधिक होती है क्योंकि उसमें जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा कि पिक्सल फ़ोटो में अगर कम मेगापिक्सल की फ़ोटो है आप उसको ज़्यादा जूम करेंगे तो वो फट जाएगी, जबकि ज़्यादा मेगापिक्सल का फ़ोटो आप बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे फिर भी नहीं फटेगी। मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा शहर में जब आप निकलते तो बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। आप देखेंगे शाहरुख खान साहब हैं या कोई अभिनेत्री है जो किसी शैम्पू का या साबुन का या किसी ज्वेलरी का वो प्रचार कर रही हैं, उसका होर्डिंग लगा हुआ है और इतनी बड़ी होर्डिंग होती है, इतना बड़ा फ़ोटो होता है, लेकिन वो फटता नहीं है क्योंकि उसकी जो शूट की जाती है उसके कैमरे प्लस उसके लेंस, लाइट कंडीशन, ये सारा कुछ डिपेंडेंट करता है न फटने पे। अब आप ये सोचें कि सर मैं अगर छोटे कैमरे से फ़ोटो शूट करके अगर बैनर मैं बनवाऊँ, ख़राब हो जाएगा, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगी। उसके स्पेशल लेंस होते हैं, स्पेशल कैमरे होते हैं, उसके स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं जो शूट करते हैं, लाइट के इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और पैसे भी उसी हिसाब से वो लेते हैं। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जितना ही ज़्यादा डेटा के अंदर क्वालिटी होगा, वीडियो में जितना ही ज़्यादा क्वालिटी होगा,
वो डेटा टाइमलाइन पे उतना ही ज़्यादा चिपक करके चलेगा। यानी कि बफरिंग जो है आपका, जैसे 25 फ्रेम पे काम करे तो 250 दिखाएगा, 50 फ्रेम पे काम करे तो आपको 500 आपको दिखाएगा। वहाँ पे नीचे आप देखते होंगे, तो वो उतना ही नीचे आता जाएगा। अगर मशीन आपकी हल्की है, लो क्वालिटी की मशीन है, मतलब एक सस्ता मशीन है या पुराना जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ है, ओल्ड जनरेशन मशीन है, या मशीन हल्के क्वालिटी की है यानी कि कम बजट का मशीन है, तो वो जाम होता है, फंसता है। अब बात ये आती है यहाँ पे कि क्या मेरा फोर्थ जनरेशन मशीन है i5, बहुत ज़्यादा टाइमलाइन चिपकता है। जब मैं कस्टमर का डेटा उठा करके उसको डायरेक्ट प्ले करता हूँ तो, या काम करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बफरिंग करता है। इसका कोई उपाय है क्या? जी बिल्कुल, इसका उपाय है, और मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। बताने वाला ये हूँ कि इसके दो रास्ते हैं। आज मैं एक रास्ता बताने वाला हूँ, अगले रास्ते के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं आपको इतना लंबा चौड़ा समझाने का प्रयास करूँगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो वीडियो को फॉरवर्ड करके स्किप कर करके देखते हैं। आदत होती है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप सब लोग करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है। वो चाहते हैं भैया तुरंत मुझे रिजल्ट पता लग जाए, करना क्या है, बहुत ज़्यादा बात सुनने से हमें मतलब नहीं है। जब तक आप ज़्यादा सुनेंगे नहीं तब तक आप ज़्यादा समझ नहीं सकते। बड़ी गौर करने वाली बात है। जब तक आप ज़्यादा नहीं सुनेंगे तब तक आप ज़्यादा समझ नहीं सकते। किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है ये आप नहीं जान पाएंगे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो गया, क्लियर है, ठीक है। आती क्यों है, रीज़न क्या है, अगली बार ये ना आए, ये हम कैसे क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को, ये जानने के लिए कभी भी पूरा ही वीडियो देखना चाहिए। फिलहाल आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे देखें। बताना यह है दोस्तों कि जो आज का ट्रिक है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कि जब आप डेटा उठा करके टाइमलाइन पर ड्रॉप करते हैं हार्ड ड्राइव से, चाहे वो हार्ड ड्राइव 1 TB हो, 2 TB हो, 4 TB हो, या 4 TB से ऊपर जो भी आपने लगाई है अपने आवश्यकता के अनुसार, उसमें कोई बहसबाजी वाली बात नहीं है। आपको उस डेटा को हार्ड ड्राइव से ना उठा करके उस डेटा को आपको अपने SSD में कॉपी कर लेना है। अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो SSD है ही नहीं है, मैं कहाँ कॉपी करूँगा। मैं बताता हूँ। आपने जो SSD अपने C ड्राइव के लिए लगाई है, जैसे कि आपने 250 GB लगाई है, या 500 GB लगाई है, या 1 TB लगाई है। अब 250 से नीचे तो कोई लगाता नहीं भाई साहब। 120 GB SSD का ज़माना लगभग चला गया है। इसलिए चला गया है क्योंकि SSD सस्ती हो गई है। एक ज़माना था भाई साहब जब मैं 120 GB की SSD मंगवाया था और उस समय आई थी 12,000 रुपये की। आज के तारीख में भाई साहब 2 TB आ जाती है लगभग उतने पैसे में। तो मैं थोड़ा सा आपको डेस्कटॉप पे लेकर के चलता हूँ और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बताते हुए मैं आगे आपको लेकर के जाना चाहूँगा जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए आते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और बिन के अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर आप देख पा रहे होंगे। ये मेरे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट निकला हुआ है, कुछ डेटा है मेरे पास कस्टमर्स के। मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और किसी भी एक डेटा की हम बात कर लें, किसी भी एक डेटा को हम उठा लेते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी वीडियो फाइल है। मैं इसे इंटर कर लेता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ और आप ध्यान दीजिएगा कि ये डेटा कितनी देर में लोड होता है। यहाँ पे आप स्पीड देख पा रहे होंगे, ये इसकी स्पीड है और आप टाइम तो नहीं देख पाएंगे लेकिन आप एक अनुमान लगा लीजिए कि ये डेटा EDS पे लोड होने का ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपके सामने एक अनुमान आप लगा लीजिए। अभी आप क्या करते हैं, इसको उठा करके सीधा सेट सीक्वेंस कर लेते हैं या डायरेक्ट ही खींच करके आप अपने टाइमलाइन पे रख लेते हैं और यहाँ पे आप इसको एडिट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे दोस्तों कि ये बफरिंग करता है या फिर झटके मार करके चलता है। जैसे ऐसे चलाते हैं तो झटके मार के चलता है। आपको करना क्या है, आपको डेटा हार्ड ड्राइव से ना उठा करके SSD से उठानी है। SSD से कैसे उठानी है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम चले जाएंगे उस फोल्डर के अंदर जहाँ हमने डेटा रखा हुआ है। ये हमारा डेटा का फोल्डर है और यही वो फोल्डर है जिसके अंदर से हमने अभी डेटा उठाया है। ये 1 नंबर फोल्डर आप देख पा रहे होंगे और ये सारी वो फाइलें हैं। तकरीबन यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे 283 फाइलें हैं यहाँ पे लगभग, ठीक है ना। चलिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ से राइट क्लिक करके हम कॉपी कर लेंगे और इसे हम या तो डेस्कटॉप पे रख लेंगे या अपने C ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। ये टोटल 21 GB डेटा है। 21 GB डेटा कॉपी होने तक मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
दोस्तों डेटा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्लीट कॉपी हो चुका है 21.6 GB, जो कि आपको सामने यहाँ पे शो कर रहा होगा। इस फोल्डर को हम कर देंगे क्लोज। बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये हमारा है एडियस, और एक बार ये जो डेटा हमने लोड किया था इसे हम पुनः डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद आपने देखा होगा कि जो पिछली बार मैंने अभी डेटा लोड किया है हार्ड ड्राइव से, उसकी टाइमिंग आपने देख ली होगी। अभी पुनः दोबारा हम जो डेस्कटॉप पे कॉपी किए हैं उसे उठा करके हम उसकी टाइमिंग आपको दिखाते हैं, और उसकी स्पीड के विषय में एक बार आप बड़े गौर से अनुमान लगाइएगा। बिन पे हम डबल क्लिक करेंगे, चले जाएंगे हम अपने डेस्कटॉप पे, और ये वो हमारा फोल्डर है जो अभी हमने कॉपी करी है, ये वाला। ठीक है, चलिए इसके अंदर आने के बाद दोस्तों सारे फाइलों को हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक कर लेंगे, और अब आप स्पीड देख पा रहे होंगे। अनुमान आपने लगाया होगा कि एक हार्ड ड्राइव से डेटा टाइमलाइन पे आने पे, यानी कि बिन के अंदर आने पे जो टाइमिंग है उसकी हार्ड ड्राइव से, और जो मैंने अभी एसएसडी से लोड करी डेस्कटॉप पे जो मैंने कॉपी किया था, उसमें 3 से 4 गुने का डिफरेंस है। चलिए इस डेटा को कंप्लीट हम वापस टाइमलाइन पे रखते हैं। टाइमलाइन पे रख करके एक बार इसकी बफरिंग चेक करते हैं। यहाँ से हम इसे राइट क्लिक करके फिर सेट सीक्वेंस कर लेंगे, और यहाँ पे हम टाइमलाइन पे यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये पहले के मुकाबले बफरिंग कम है, और जाहिर सी बात है कि ये स्पीड आपको ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? इसके पीछे का कारण है, एक हार्ड ड्राइव की जो स्पीड है वो होती है 100 Mbps रीड एंड राइट। लगभग कंपनी का ये मानक है। बेशक आपका 120 चल जाए, 130 चल जाए, सिस्टम के स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि 10-20 MB आपको अच्छा स्पीड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 500 मिल जाएगा, 1000 Mbps मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलने वाला। और जब आप SSD से आप तुलना करें हार्ड ड्राइव की, तो SSD की स्पीड कम से कम, अगर SSD की स्पीड रहेगी NVMe की, तो कम से कम 3500 Mbps। तो हार्ड ड्राइव 100 Mbps और SSD 3500 Mbps, तकरीबन 35 गुने का अंतर आ गया। 35 गुने का अंतर आ गया स्पीड के मामले में। तो जाहिर सी बात है कि अगर हार्ड ड्राइव से आप डेटा कलेक्ट करेंगे बिन के अंदर, तो वो 100 Mbps की स्पीड से दे रहा है, और जो आपने SSD में डेटा रखा है उसको जब आप कलेक्ट करेंगे तो वो 3500 Mbps के स्पीड से डेटा आपको देगा। अब आप कहेंगे सर 100 Mbps और 3500 Mbps अभी आपने बताया, तो 3500 Mbps तो इतना तेज़ लोड होना चाहिए कि उसको दिखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मशीन का ही रोल नहीं रहता, यहाँ पे आपके एडीएस की भी, जिस पे आप काम कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर पे, उसकी भी रोल होती है। उसका भी अपना एक स्पीड है। सिर्फ मशीन पे ही डिपेंड ना रहिए कि नहीं मैंने 3500 Mbps लगा ली, मैंने 5000 Mbps लगा ली, मैंने 7000 Mbps की स्पीड की NVMe SSD लगा ली, तो ये तो पलक झपकते हो जाना चाहिए, मुझे दिखना नहीं चाहिए, इतना तेज़ होना चाहिए। दिखता है तो यानी कि स्लो है, इतना तेज़ कलेक्ट करना चाहिए कि पलक झपकते हो जाए। तो ये मशीन की स्पीड, अब यहाँ पे इसका मशीन की जो स्पीड की रोल है वो ख़त्म हो गई। अब आ गई एडीएस के डेटा कलेक्ट करने का स्पीड, क्योंकि सभी चीज़ की स्पीड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिर्फ मशीन का ही रोल नहीं है, यहाँ पे रोल एडीएस का भी रहता है, क्योंकि बिन में कितना तेज़ी से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है ये भी समझना ज़रूरी। अब आप कहेंगे एडीएस की स्पीड, सर मैं ये नहीं समझ पाया, क्या आप इसे थोड़ा सा और समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए बड़े गौर से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ध्यान कहीं अगर और लगा रखें तो नहीं समझ में आएगी मेरी बात। जब आप डेटा बिन के अंदर कलेक्ट करते हैं 1000 फाइल या 500 फाइल या 1500 फाइल, 2000 फाइल, कंप्लीट डेटा जो आप एडिटिंग करना है, कंट्रोल आपने कलेक्ट करा, तो जब एडीएस के अंदर लोड होता है या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब वो लोड होता है तो पूरी डेटा की जानकारी वो निकालता है। कैसे निकालता है, आइए उसको एक बार थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जितना ही आप सुनेंगे उतना ही आप इस काम में महारत हासिल कर पाएंगे। जैसे मैं आपको लेकर के आ गया हूँ फिर उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर मैंने डेटा रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके और इसके हम प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखेंगे इसके यहाँ पे ये डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो 9 मिनट की है, इसका फ्रेम साइज़ 1920 है, ठीक है, विथ यानी कि चौड़ाई, और इसकी हाइट 1080 की है। यहाँ पे डाटा रेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, टोटल बिट रेट वो भी आप देख पा रहे होंगे, कितने फ्रेम पे शूट की गई है वो भी आप देख पा रहे होंगे,
ये तो यहाँ तक ये वीडियो की क्वालिटी थी, ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी में, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, लेफ़्ट राइट ऑडियो की रिकॉर्डिंग, यहाँ पे डाटा का नाम ये देख पा रहे होंगे, डाटा का टाइप, डाटा का लोकेशन, डाटा की साइज़, किस डेट को इन्होंने शूट करा था, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो ये पूरा जानकारी एडीएस जो है वो पढ़ते हुए अपने अंदर लेता है। अब आप कहेंगे बैक सर बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं साबित कर देता हूँ। एक फाइल, सिर्फ एक फाइल, कोई डैमेज फाइल आप इसमें डाल करके देखिए। आपने देखा होगा कि जब 500 फाइल आप उठाते हैं एडीएस के अंदर, 499 आ जाएंगे। अगर एक फाइल डैमेज है तो तुरंत आपने देखा होगा बिन के पास एक रेड कलर का क्रॉस का मैसेज दे करके और एरर दे करके रुक जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि उस फाइल को आप प्ले करेंगे वीएलसी मीडिया प्लेयर पे या किसी और प्लेयर पे, वो प्ले हो जाएगी, लेकिन एडीएस उसको कलेक्ट नहीं करेगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एडीएस का आप ओल्ड वर्जन चला रहे हैं, जैसे एडीएस 6 हो गया, एडीएस 5 हो गया, और आज के ज़माने के कैमरे का, जैसे कि लेटेस्ट कैमरे अब आ गए हैं ना, बहुत सारे लेटेस्ट कैमरे आ गए हैं, तो उनका डेटा अगर आप एडीएस 7 में डाल करके चाहेंगे एडिट करने के लिए तो वो मना कर देता है। आप में से बहुत सारे बंधु के साथ ये हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। डिटेल में इसको मैं बताना चाहूँ आपको तो इसको समझ लीजिए कि एडीएस जब भी उस कैमरे के डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि पुराने वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, ये उदाहरण है, तो वो पढ़ता है कि ये किस कैमरे का शूट है, इसका डेट, टाइम, फॉर्मेट, फलाना ढमकाना। तो वो क्या पाता है कि ये जिस फॉर्मेट पे शूट किया गया है, ये फॉर्मेट मेरे अंदर वो कोडिंग नहीं की गई है कि मैं उस डेटा को पढ़ पाऊँ। और जब वो पढ़ नहीं पाता है तो वो बिन के अंदर लेने से मना कर देता है। पढ़ता है, पूरा कंप्लीट जानकारी निकालता है वो, और जब वो पढ़ पाता है तभी वो अपने अंदर इंपोर्ट कर पाता है। अगर पढ़ नहीं पाएगा तो इंपोर्ट करने से मना कर देगा। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मैं फिर आपको लेकर के आ गया एडीएस के अंदर, और मैं फिर यहाँ से एक ये पूरा कंप्लीट फाइल सेलेक्ट कर लूँगा, इंटर कर दूँगा, और आप देख पा रहे होंगे बहुत जल्दी ये इंपोर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने डेस्कटॉप से उठाया है जो मैंने एसएसडी पे रखी थी। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये इसकी जो यहाँ पे टाइम है, ये स्टार्ट टाइम है, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ ये क्लिप। ये 11 सेकेंड 20 नैनो सेकेंड का है। टोटल ड्यूरेशन ये हो गई। ये फाइल की साइज़ हो गई, यानी कि 1920 इंटू 1080। अभी इसके आगे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो वगैरह और बहुत सारी जानकारी इसके अंदर देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, ये 16.9 पे शूट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है, अभी इसमें एक भी अगर 720 की फ़ाइल मिल जाए तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा कि नहीं ये फ़ाइल जो है 720 का है। और अगर कोई भी फ़ाइल इसमें अगर फ़ोटो आ गई या पीएनजी आ गई तो तुरंत ये आपको बताएगा कि इसमें एक पीएनजी भी है या एक फ़ोटो भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एडीएस पूरी कंप्लीट फाइलों को, एक एक फाइलों को पढ़ने के बाद ही अपने अंदर इंपोर्ट करता है। इसके वजह से ही वो टाइम लगती है। अब आप ये चीज़ आज जान गए होंगे कि कभी भी जब भी आप 1000, 1500, 2000 फाइलों को जब इंपोर्ट करते हैं, पढ़ते हुए अंदर लेते, ऐसा नहीं कि ले लिया तो पढ़ेगा, ये फिर भ्रम में ना रहिएगा। ले लिया तो पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ेगा तो ही लेगा। अगर उसके समझ में नहीं आया कि ये फाइल मेरे अंदर लेने लायक नहीं है तो वो मना कर देगा। जैसे पुराने वर्जन पे नए कैमरे का डेटा डालिए, मना कर देता है। उसी तरीके से कभी भी, चाहे जो भी वर्जन आप चला रहे हों, वो किसी भी कैमरे का आप डेटा डाल रहे हैं तो वो पढ़ेगा तो ही उसके बाद वो बिन में लेगा। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा, जितने भी मेरे एडिटर बंधु हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। मुझे पता है कि मेरी वीडियो आप लोग बहुत चाव से देखते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलता है। कई बार आपने देखे होंगे कि ऐसे फ़ोन के डेटा आप लोगों के पास आते हैं, हल्दी का या मटकोड़ का, कि सर डाल दीजिएगा, कैमरा नहीं हम लोग लेकर के गए थे, वो मोबाइल से शूट है, रिक्वेस्ट सर प्लीज़ सर डाल दीजिएगा। आप भी मना नहीं करते, भाई कस्टमर है, मना कर देंगे, भाग जाएगा, लाओ यार डाल देते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबको नहीं देखने को मिलेगा, कुछ बंधुओं को जो मोबाइल का डेटा इंपोर्ट करते हैं और उनका बिन में लेने से मना कर देता है। तो कुछ लोग अब इसका थ्योरी जान गए हैं। वो क्या करेंगे, किसी कन्वर्टर से उसको AVI में या MP4 में या MPEG में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर बिन में लेंगे और फिर उसको आगे एडिट करके फिर बाकी का कैमरे का डेटा लेकर के। सही है कि नहीं? अगर सही है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा रिसर्च है। अब आप बताइए, अगर आपका एडीएस पढ़ता नहीं अपने अंदर डेटा इंपोर्ट करने से पहले, तो ले क्यों नहीं लेता है? नहीं लेगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बताना ये है कि कभी भी जब भी आप शादी बनाइए, डेटा डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या एफ ड्राइव में या 4 हार्ड ड्राइव लगाए हैं, 3 लगाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन डेटा आप वहीं रहने दीजिए और अपना उसका एक कॉपी डेस्कटॉप पे बना लीजिए या सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लीजिए, वहाँ रखिए, वहाँ से बिन पे इंपोर्ट करिए, पूरी शादी बना लीजिए और पूरी शादी बनाने के बाद आप डेस्कटॉप से डेटा डिलीट कर दीजिए और प्रोजेक्ट को ले जा करके फिर अपने ई ड्राइव में ही सेव कर दीजिए। रीस्टोर कराना है तो फिर वहाँ से भी रीस्टोर हो जाएगी, आप भी जानते हैं। रीस्टोर कराना अगर आपको नहीं आता है मैनुअल, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर विस्तार से एक बार फिर रीस्टोर के ऊपर वीडियो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, बता देंगे। तो ये तरीका एक बेहतर तरीका है, एक कमज़ोर मशीन पे, एक कम दाम के मशीन पे भी बेहतर तरीके से एडिटिंग करने का और टाइमलाइन को स्मूथ करने का ये एक बहुत ही शानदार जुगाड़ बोल सकते हैं, जुगाड़ है, तरीका है और क्या है। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। और इसका एक दूसरा भी तरीका है, जैसे कि आप कहेंगे कि सर मेरा टाइमलाइन फिर भी फंसता है, फुल एचडी पे हम काम करते हैं, फंसता है। कुछ रास्ता है क्या? एक रास्ता और है, आप हार्ड ड्राइव से भी डेटा उठा करके बनाएंगे तो नहीं फंसेगा। एसएसडी से उठा करके बनाते हैं, अब भी फंस रहा है, नहीं फंसेगा। एक रास्ता और है, अगर वो रास्ता भी जानना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करिएगा, टाइम निकालूंगा और इसके विषय में भी जानकारी दूंगा। बहुत गजब की जानकारी है और वो सारे वर्जन पे काम करता है, सारे वर्जन पे, चाहे आप 7 चला रहे हो, ADS 8 चला रहे हो, 9 चला रहे हो, 10 चला रहे हो, सब पे काम करता है। और 2024 का मेरा नया वाला डेटा लॉन्च है, आप लोगों को पता ही है। ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उस पर काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप ख़रीद सकते हैं। घर बैठे आप वीडियो एडिटर अपने आप को बना सकते हैं, घर बैठे डाटा मंगवा सकते हैं। उसके साथ ट्रेनिंग की वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगी, जिसको देख करके बहुत ही कम समय में आप अपने आप को एक बेहतर वीडियो एडिटर बना सकते हैं। बाकी गाइड करने के लिए मैं यूट्यूब पे हूँ ही और ट्रेनिंग की वीडियो उसके साथ मिलती है। अब इसके साथ साथ एक जानकारी आप लोगों से और मुझे चाहिए। अब कहेंगे सर आपको क्या जानकारी चाहिए, आप तो जानकारी के भंडार हैं। नहीं प्रभु, चाहिए कोई ऐसा टॉपिक है जिससे आप परेशान हैं और आपने YouTube पे बहुत सारे मत्था मार लिए और उसकी वीडियो नहीं मिली आपको अभी तक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कंटेंट मैं नोट करूँगा और कंप्लीट वीडियो बना करके विस्तार से मैं आप लोगों को दूंगा। अब यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है, कारण आदत से लाचार हूँ। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी आदत है? जी, मैं पूरा सुनना या फिर पूरा सुनाना मैं पसंद करता हूँ, इसलिए ताकि आप सीखने आए हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, मतलब इससे नहीं है। प्रॉब्लम दोबारा नहीं आना चाहिए, मतलब इससे है। मैं फिर जीवन में फंसूँ ना उस मामले में, मतलब इससे है। बुखार हो रखी थी, दवा खा लिया, ठीक हो गया, उससे मतलब नहीं है। दोबारा बुखार नहीं होना चाहिए, किस वजह से हुई थी उससे बचाव करना है हमें, मतलब इससे है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या इस वीडियो में उसका जवाब नहीं मिल पाया तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि सर जी वाकई में कुछ बेहतर बताते हैं और इस जानकारी की मेरे बहुत सारे ऐसे एडिटर बंधु हैं जो परेशान होंगे, ये एडिटर होते ही गरीब हैं यार, मैं फिर बता रहा हूँ, एडिटर होते ही गरीब हैं, फोटोग्राफर होते ही गरीब हैं। अगर वो गरीब नहीं होते तो आपके पीछे पीछे वो कैमरा लेकर के घूमते क्या रात भर बेचारे? एडिटर बंधु अगर गरीब नहीं होता तो वो हाथ पैर तोड़ करके 16 घंटा 18 घंटा बैठ के कंप्यूटर पर आंख फोड़ता क्या? वो होते गरीब हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी आपके अलावा किसी और व्यक्ति की एडिटर की हेल्प हो, मदद हो, तो इस वीडियो को अपने फोटोग्राफी ग्रुप में या फोटोग्राफर ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, किसी न किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।